गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज अपन एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे अपना 36 नंबर का जो चैप्टर था वो था जो गुणसूत्रीय विकार थे मनुष्य में, उनके बारे में अपन ने हर एक रोग का अध्ययन किया था, जिसमें वंशानुगतिक रोग भी थे, सहलग्नी वंशानुगतिक रोग भी थे, जिनमें अलिंगी गुणसूत्रीय प्रभावी रोग भी थे और लिंगी प्रभावी रोग भी थे। आज अपना नया चैप्टर है 37 नंबर का जो चैप्टर है, और उस चैप्टर का नाम है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। काफी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यही नहीं कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, सिलेबस तो है ही है, अपने आगे की कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ अपने दैनिक जीवन के लिए भी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, कुछ बातें होंगी, उनके लिए भी काफी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्या म्यूटेशन या उत्परिवर्तन क्या है? तो एक वर्ड यहाँ है परिवर्तन। एक वर्ड कौन सा दिया हुआ है? परिवर्तन दिया हुआ है। इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या होना है, चेंजेस तो है, बट परिवर्तन वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो क्या है, चेंजेस है। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी जनक पीढ़ी है या कोई भी जीव है, उस जीव में, तो किसी भी जीव में, किसी भी जीव की आनुवंशिक संरचना, आनुवंशिक संरचना में होने वाला परिवर्तन, यानी कोई भी जीव है, उस जीव की जो आनुवंशिक संरचना यानी उसका जो गुणसूत्र है, मतलब ये मान लीजिए डीएनए सीक्वेंस मान लीजिए जिसमें नाइट्रोजन बेसेस है, गुणसूत्र स्ट्रक्चर है, या मान लीजिए जीन स्ट्रक्चर है, उनमें कोई ना कोई ऐसा चेंज हो रहा है और उत्परिवर्तन होते हैं, वो अचानक होते हैं। तो किसी जीव के शरीर की आनुवंशिक संरचना में अचानक जो परिवर्तन होते हैं या अचानक होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन ना करके उन्हें अपन क्या कहेंगे? उत्परिवर्तन कहेंगे। अब देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्परिवर्तनों की। तो एक साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी व्रिज। साइंटिस्ट कौन थे? ह्यूगो डी व्रिज थे। जो मेंडलवाद यानी मेंडल के पुनर्खोजकर्ताओं में थे। तो ह्यूगो डी व्रिज ने क्या बताया? ह्यूगो डी व्रिज ने इवनिंग प्रिमरोज जो प्लांट था, इवनिंग प्रिमरोज जो प्लांट था, तो इवनिंग प्रिमरोज प्लांट के अंतर्गत सर्वप्रथम अपन इसको साइंस की भाषा में बोल देते हैं आइनोथेरा लेमार्कियाना बोल देते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले ये बात बताई थी कि जो उत्परिवर्तन होते हैं, तो उत्परिवर्तन की बात उन्होंने ह्यूगो डी व्रिज ने बताई थी। अपन इसका बोटेनिकल नाम बोले तो आइनोथेरा या आइनोथोरा भी होता है, लेमार्कियाना। तो इस प्लांट में उन्होंने नोटेट किया था सर्वप्रथम ह्यूगो डी व्रिज ने उत्परिवर्तन की प्रक्रिया को नोटेट किया था, यानी म्यूटेशन की प्रोसेस को सर्वप्रथम उन्होंने ह्यूगो डी व्रिज ने क्या किया था? नोटेट किया था। अब देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि यह जो प्लांट है, कौन सा? इवनिंग प्रिमरोज प्लांट है। तो इस इवनिंग प्रिमरोज प्लांट की जो अनेक किस्में हैं, उन किस्मों में अचानक कुछ ना कुछ क्या हो गया? परिवर्तन हो गए। अब वो अचानक किस्मों में परिवर्तन कैसे हुए? वो परिवर्तन जैसे मान लीजिए पुष्पों के रंग में परिवर्तन है,
पुष्पों के रंग में, उनके आकार में, उनकी स्थिति में, तो जो परिवर्तन है, तो वो जो परिवर्तन अचानक हुए, तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो अचानक परिवर्तन हो रहे हैं, इन अचानक होने वाले परिवर्तनों का कारण क्या है। तो उन्होंने बताया कि जो ये परिवर्तन अचानक हो रहे हैं, इन अचानक होने वाले परिवर्तन हैं, इनसे जो नई 7 प्रकार की नई किस्में विकसित होगी। नई किस्में का मतलब 7 प्रकार की नई किस्में, यानी जो पूर्ववर्ती किस्मों की बिल्कुल क्या थी, भिन्न थी। तो इन किस्मों को ह्यूगो डी वृज ने क्या नाम दे दिया, उत्परिवर्ती किस्म नाम दे दिया। उत्परिवर्ती किस्में नाम दे दिया। और उन्होंने कहा कि ये जो उत्परिवर्ती किस्में विकसित हुई हैं, ये उत्परिवर्ती किस्मों के विकसित होने का मुख्य कारण है, वो कौन सी घटना है, उत्परिवर्तन ही है। कौन सी घटना है, उत्परिवर्तन है। तो इतना ये बेसिक ह्यूगो डी वृज के बारे में आपको जानना जरूरी है कि ह्यूगो डी वृज ने सबसे पहले ये इसके बारे में उत्परिवर्तन के बारे में बताया था। ये मान लीजिए 1901 या 19, तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि इवनिंग प्रिमरोज जो प्लांट है, इस इवनिंग प्रिमरोज प्लांट के अंतर्गत क्या होता है कि जो उसके फूल हैं, उनके रंग है, उनकी स्थिति है, उनकी लेंथ है, उनके आकार है, उसके आधार पे क्या हुआ, कुछ अनेक 7 जोड़ी किस्में विकसित हुई। तो इन किस्मों को क्या कहा गया, उत्परिवर्तन कहा गया। अब आप इससे क्या बिंदु उत्पन्न कर सकते हैं, कौन सी एक नई डेफिनेशन आप दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पुष्पों के रंग में चेंज हो रहा है, आकार में चेंज हो रहा है, स्थिति में चेंज हो रहा है, उनकी लंबाई में भी चेंज होगा। सीधी सीधी सी बात है कि इसके अंतर्गत अपन मैं ये बात करूं तो उनका जीनोटाइप भी बदल रहा है और फिनोटाइप भी बदल रहा है। भाई यदि जीनोटाइप बदलेगा तभी तो फिनोटाइप बदलेगा। तो इसका मतलब ऐसा उत्परिवर्तन के कारण किसी भी, अपन देखते हैं गुणसूत्र के रासायनिक संगठन में उसके जीनोटाइप में भी परिवर्तन होते हैं और फिनोटाइप में भी क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। समझ गए मेरी बात। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन होते हैं तो अपन क्या ऐसा कह सकते हैं क्या कि इस उत्परिवर्तन के कारण जो डीएनए का अनुक्रम है, डीएनए के अनुक्रम की बात अपन करते हैं तो डीएनए के अनुक्रम की प्रक्रिया के अंतर्गत अपन को ये देखना चाहिए कि इसके अंतर्गत मुख्य रूप से किसी भी जीव की आनुवंशिक श्रृंखला में अपन ये परिवर्तन कर रहे हैं, तो इस परिवर्तन के तहत अपन को देखना है कि जो जीनोटाइप और फिनोटाइप में चेंज आ रहा है, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में चेंज आने के कारण जो गुणसूत्र हैं, उन गुणसूत्र की संरचना में भी क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। अब गुणसूत्रों की संरचना, तो गुणसूत्र कहाँ स्थित होते हैं, डीएनए पे होते हैं। अब डीएनए की सीक्वेंस में चेंज आ रहा है, यानी डीएनए के अनुक्रम में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अब डीएनए के अनुक्रम बोले अपन, डीएनए की सीक्वेंस में अनुक्रम यानी चेंज आ रहा है, तो डीएनए में अपन देखते हैं कि भाई क्या होते हैं, नाइट्रोजनी बेसेस होते हैं। भाई नाइट्रोजनी बेसेस होते हैं कि नहीं होते हैं, यहाँ क्या होते हैं, नाइट्रोजनी बेस होते हैं। और नाइट्रोजनी बेस के साथ अपन ये भी बात करते हैं कि इसमें जो राइबोस शर्करा होती है, पेंटोस शर्कराएं होती हैं, वो पेंटोस शर्कराएं भी होती हैं। क्या होती हैं, पेंटोस शर्कराएं भी होती हैं। तो ये जो नाइट्रोजनी बेसेज है, पेंटोस शर्कराएं हैं, अपन इनको क्या कह देते हैं, फॉस्फोरिक जो फॉस्फेट ग्रुप है फॉस्फोरिक अम्ल के कारण, तो वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। अब न्यूक्लियोटाइड के कारण क्या होना है, इस न्यूक्लियोटाइड की प्रोसेस के तहत अपन को ये बात ध्यान में रखनी है कि न्यूक्लियोटाइड में जो इसके नाइट्रोजनी बेसेज हैं, जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं, इनमें क्या होना है, चेंज होना है। और नाइट्रोजनी क्षारकों में चेंज होने के कारण क्या होता है, टोटल इसके सीक्वेंस में भी क्या होना है, चेंज होना है। अब जब सीक्वेंस में चेंज होना है तो सीधी सीधी सी बात अपन को ये ध्यान में रखनी है मुख्य रूप से कि इसके अंतर्गत टोटल जो गुणसूत्र हैं, इन गुणसूत्रों की संरचना में अपन को ये चेंज ध्यान में रखना है कि जो अनुक्रमों में चेंज हो जाता है, और अनुक्रम हमें सीक्वेंस बदल जाते हैं,
तो न्यूक्लियोटाइड की संरचनाएं क्या हो जाती है, मुख्य रूप से बदल जाती है। अब न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, तो नाइट्रोजन बेसेस में जो प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं उनकी संरचना में भी क्या होना है, कंटिन्यू परिवर्तन होना रहना है। अब जब उनकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है तो सीधी सीधी सी बात ये हो गई कि संरचना में परिवर्तन होने के कारण जो उसकी जो आगे के फिनोटाइप हैं, जो जीनोटाइप हैं, उनमें भी क्या होना है, मुख्य रूप से परिवर्तन होना है। अब एक चीज ध्यान में रखना, ये जो उत्परिवर्तन की प्रोसेस है, ये जो म्यूटेशन की प्रोसेस है, इस म्यूटेशन की प्रोसेस के अंतर्गत इसकी एक स्मॉलेस्ट इकाई होती है जिसको अपन कह देते हैं म्यूटोन। यानी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि म्यूटोन क्या है। तो म्यूटोन की जब अपन बात करते हैं तो म्यूटोन क्या है, तो म्यूटोन अपन को ये ध्यान रखना है कि जो म्यूटेशन है यानी उत्परिवर्तन है, तो म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन की जो इकाई है, सूक्ष्मतम जो इकाई है, वो इकाई क्या कहलाती है, म्यूटोन कहलाती है। यानी म्यूटोन है वो म्यूटेशन की क्या है, इकाई है, यानी उत्परिवर्तन की जो इकाई है वो क्या कहलाती है, म्यूटोन कहलाती है। समझ गए। अब अपन देखते हैं आगे। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो उत्परिवर्तन होते हैं, ये उत्परिवर्तन क्या नहीं होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। यानी उत्परिवर्तन होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। यानी अपन अब क्यों होते हैं स्थायी अस्थायी की अपन बात जहां तक करते हैं कि देखिए नॉर्मल रूप में क्या होता है कि ये अप्रभावी रूप में क्या दिखाते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं, प्रभावी रूप में अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं। तो कौन से रूप में दिखाते हैं, अप्रभावी। और अप्रभावी भी कौन सी युग्म विकल्पी के रूप में हो, समयुग्मजी के रूप में हो। तो अप्रभावी समयुग्मजी के रूप में क्या दिखाते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अपनी बॉडी के अंतर्गत अधिकांश जो चेंज आते हैं, अधिकांश जो उत्परिवर्तन होते हैं, वो उत्परिवर्तन तो अपन को पता ही नहीं चलता कि अपनी बॉडी में ये उत्परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन इसके बाद भी अपन को ये बात ध्यान में रखनी है जरूर कि ये जो उत्परिवर्तन हो रहे हैं, इन उत्परिवर्तनों के कारण यदि कोई बाहरी फिनोटाइपिक अपन को यदि चेंजेस दिखाई दे रहा है तो वो अपनी बॉडी में क्या है, उत्परिवर्तन। जैसे आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे अपन बात कर रहे थे सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया क्या था, एक उत्परिवर्तन बीमारी तो थी। सिकल सेल एनीमिया क्या थी, एक उत्परिवर्तन तो था। फिनाइलकीटोन्यूरिया था, वो भी एक प्रकार का क्या है, उत्परिवर्तन है। तो ये इसी प्रकार अपन देखते हैं जो नाइट्रोजनिक क्षारक है, तो नाइट्रोजनिक क्षारकों की जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में कुछ चेंज आता है तो उसको उसकी सीक्वेंस हम अपन क्या बोल देते हैं, उसको फ्रेम बोल देते हैं। तो उस फ्रेम में जो चेंज आ जाता है तो अपन उसको कौन सा बोल देते हैं, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। यानी फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन की सीधी सीधी सी बात है, जो इसकी सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में क्या आ जाना है, नाइट्रोजन बेसेस की सीक्वेंस में क्या आ जाना है, चेंज आ जाना है। अब देखिए मुख्य रूप से अपन बात करते हैं, ये तो नॉर्मल बात हुई अपने इसके बारे में। अब देखिए एक इस प्रोसेस की बात अपन करते हैं तो एक साइंटिस्ट थे टीएच मॉर्गन, जो अपन सैलगंधा की बात कर रहे थे उस समय अपन ने पढ़ा था। तो टीएच मॉर्गन ने अपन बात करते तो टीएच मॉर्गन ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप से यानी तथ्यात्मक रूप से और विद एक्सपेरिमेंटल रूप से उन्होंने क्या किया, इस उत्परिवर्तन का अध्ययन किया। तो वैज्ञानिक रूप से उत्परिवर्तन का अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, टीएच मॉर्गन थे। टीएच मॉर्गन ने किस पे अध्ययन किया, ड्रोसोफिला यानी फल मक्खी पे क्या किया था, अध्ययन किया था। किस पे किया था, ड्रोसोफिला यानी फल मक्खी पे क्या किया था, अध्ययन किया था। अब देखिए इसके अंतर्गत उन्होंने ये बात बताई कि उन्होंने ये कहा कि जो लगभग इस ड्रोसोफिला फल मक्खी की जब लगभग जो 1 करोड़ इसकी जो अपन देखते हैं कि मुख्य रूप से 1 करोड़ इस ड्रोसोफिला मक्खियों में से, फल मक्खियों में से लगभग 200 से 300 जो फल मक्खियां हैं, 1 करोड़ में से कितनी, 200 से 300 जो फल मक्खियां हैं,
इन फल मक्खियों में उनके आंखों के रंग में, उदर की आकृति में, उनके पंखों की साइज में क्या हुआ, चेंज हुआ। तो इस चेंज के लिए उन्होंने बताया कि इसके लिए जो चेंज हुए वो चेंज क्या होने लग गए, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने लग गए, स्थायी रूप से क्या होने लग गए, संचरित होने लग गए। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चेंजेस हुए, ये जो चेंजेस हैं ये कुछ ना कुछ ऐसे कारक हैं जिनको अपन उत्परिवर्तन जन कहते हैं। उन उत्परिवर्तन जनों के कारण कुछ इसके आनुवांशिक संगठन में यानी जीन या गुणसूत्रों में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण ये परिवर्तन उत्पन्न हुए। और इन परिवर्तनों को अपन उत्परिवर्तन कहा उन्होंने। और इन उत्परिवर्तनों के कारण ही फल मक्खी की आंखों का रंग है, पंखों की साइज है, उदर की आकृति है, उसमें क्या हुआ, वंशानुगतिक रूप से क्या हुआ, चेंजेज हुआ। तो ये उन्होंने इसके बारे में बातें बताई थी। अब देखिए उत्परिवर्तन के प्रकार की अपन बात करते हैं तो उत्परिवर्तन कितने प्रकार का होता है उसकी अपन स्टडी करेंगे। तो सामान्य रूप से उत्परिवर्तन, हाँ एक इससे पहले मैं और बता दूं आपको, उत्परिवर्तन होता किसके कारण है, तो उत्परिवर्तन के लिए उत्परिवर्तन जन उत्तरदायी है। उत्परिवर्तन जन ये क्या है, मुख्य रूप से उत्तरदायी है। उत्परिवर्तन जन किसे कहोगे, आया हुआ क्वेश्चन से एग्जाम में, आरबीएस जब एनसीईआरटी का सिलेबस चलता था तो उत्परिवर्तन जन किसे कहते हैं, म्यूटेजन किसे कहते हैं। तो उत्परिवर्तन के लिए उत्तरदायी दो कारक हैं, वो क्या है, उत्परिवर्तन जन है। मुख्य रूप से अपन इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं भौतिक उत्परिवर्तन जन, भौतिक उत्परिवर्तन जन, और दूसरे होते हैं वो होते हैं रासायनिक उत्परिवर्तन जन। यानी आज के टाइम में अपन देखते हैं मुख्य रूप से जो विकिरणें होती हैं, मुख्य रूप से जो विकिरणें होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, वो क्या होती है, फिजिकल म्यूटेशंस में आती है, मतलब भौतिक उत्परिवर्तन जन के अंतर्गत आएंगी। विकिरणों में अपन देखते हैं जैसे अल्फा है, बीटा है, गामा है, और सबसे मुख्य रूप से अक्सरे। अक्सरे का अध्ययन मुलर ने किया था सबसे पहले। तो अक्सरे जो विकिरण है, जो अपन जाते हैं लेबोरेटरी में अक्सरे वगैरह करवाते हैं अपनी बॉडी के लिए, तो वो ये अल्फा, बीटा है, गामा है, अक्सरे रेज हैं, ये मुख्य रूप से क्या है, उत्परिवर्तन जन कारक है। इसी प्रकार जैसे जो पराबैंगनी विकिरण है, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, वो भी मुख्य रूप से क्या होती हैं, भौतिक उत्परिवर्तन जन के अंतर्गत आती हैं। रासायनिक उत्परिवर्तन जन की जब अपन बात करते हैं तो जैसे अपन बात करते हैं मुख्य रूप से जैसे फिनोल है, मस्टर्ड जो गे एजेंट है कि नहीं, इसी प्रकार के अदर जो ऑर्गेनिक कुछ पार्टिकल्स हैं, कंपाउंड्स वगैरह हैं, वो क्या है, मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आ जाते हैं, रासायनिक उत्परिवर्तन जन के अंतर्गत आ जाते हैं। अब अपन बात करते हैं उत्परिवर्तन के प्रकार की। किसकी बात करेंगे, उत्परिवर्तन के प्रकार की। तो उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। उत्परिवर्तन के प्रकार, तो उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है। एक उत्परिवर्तन अपन कहते हैं जिसको जीन उत्परिवर्तन होता है, जीन उत्परिवर्तन, और एक उत्परिवर्तन होता है वो होता है गुणसूत्री उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, इसको अपन गुणसूत्री विपथन भी बोलते हैं। गुणसूत्री विपथन भी बोलते हैं इसको अपन। जीन उत्परिवर्तन है तो अपन इसको बिंदु उत्परिवर्तन भी कह सकते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन भी कह सकते हैं। यानी पहला जो उत्परिवर्तन है वो प्रकारों पहला कौन सा है, जीन उत्परिवर्तन, और दूसरा जो उत्परिवर्तन है वो कौन सा उत्परिवर्तन है, गुणसूत्री उत्परिवर्तन। यानी पूरा का पूरा नाम से स्पष्ट है कि एक के अंतर्गत कुछ जीनी स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है
तो एक के अंतर्गत कुछ ना गुणसूत्रों के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। तो सीधी सीधी सी अपन जब बात डेफिनेशन की करते हैं तो सीधी सीधी सी बात है कि जीन उत्परिवर्तन के अंतर्गत क्या होता है, जो जीन की संरचना है, तो जीनी संरचना व उसके रासायनिक संगठन में होने वाला उत्परिवर्तन, कौन सा उत्परिवर्तन कहलाएगा, जीन उत्परिवर्तन कहलाएगा। अब देखिए डीएनए गुणसूत्रों पे क्या होते हैं, जीन होते हैं। अब गुणसूत्रों पे जीन होते हैं, ये क्वेश्चन काफी बार आया है, 2 बार आपने आरबीएससी में आया है कि बिंदु उत्परिवर्तन क्या है। बिंदु को अपन क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं, तो इसको अपन ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि पॉइंट म्यूटेशन क्या है। थोड़ा सा इस डेफिनेशन को अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज करते हैं कि जीन उत्परिवर्तन और बिंदु उत्परिवर्तन की जब अपन बात करते हैं तो इनमें क्या चेंज होता है। तो देखिए बिंदु उत्परिवर्तन की प्रोसेस में अंतर क्या होता है, आपने देखा गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों पे क्या होते हैं, जीन होते हैं। जैसे ये गुणसूत्र है, इस गुणसूत्रों पे ये क्या होते हैं, जगह जगह एक निश्चित स्थान पे क्या होते हैं, जीन होते हैं। जीन होते ही नहीं होते। अब मान लो ये एक जीन है, ये एक निश्चित स्थल पे जुड़ा हुआ है, निश्चित स्थल पे जुड़ा हुआ है, तो निश्चित बिंदु पे जुड़ा हुआ है, निश्चित जगह पे जुड़ा हुआ है, निश्चित स्थल पे जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब बिंदु फिक्स हो गया। तो यदि इसमें कोई चेंज आ रहा है, इसकी रचना में कोई चेंज आ रहा है, इसके रासायनिक संगठन में कोई चेंज आ रहा है, कोई जीनी संगठन में कोई चेंज आ रहा है, तो उस वो कौन सा एक निश्चित बिंदु पर स्थित होने के कारण, ये जीन एक निश्चित बिंदु पर है, तो निश्चित बिंदु, निश्चित लोकस या निश्चित स्थल पर स्थित होने के कारण ये जो यहाँ पे उत्परिवर्तन हो रहा है उसको अपन क्या भी कह सकते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन भी कहते हैं, क्योंकि जीन होते हैं वो एक बिंदु नुमा रंगीन संरचनाओं के रूप में ही क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो ये अपन इसको जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन भी अपन कह सकते हैं। अब गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन की बात करते हैं, तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के अंतर्गत गुणसूत्र की संरचना में, अब गुणसूत्र की संरचना में क्या जीन होते हैं, तो या तो कोई जीन जुड़ जाएगा या कोई जीन होता है वहां से हट जाएगा, या कोई जीन हो जाता है वहां से एक अलग कॉपी के रूप में ऐड हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। तो वो सा कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या गुणसूत्रीय विपतन हो जाएगा। तो कल के टॉपिक में अपन डिटेल स्टडी करेंगे।